सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन क्लास 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आशीष सिंह, आपका टीचर। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस पढ़ रहे थे, क्लास 9th का आखिरी चैप्टर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज यूनिट नंबर 5, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक इंफॉर्मेशन देना था। हमारी वेबसाइट है shop.edugrown.in। इस वेबसाइट पे काफी सारा हम आपके लिए पेड कंटेंट यहाँ पे डाल रखे हैं, पीडीएफ में सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी। बहुत ही चीपेस्ट रेट है, 35 रुपीज, 15 रुपीज, 35 रुपीज, बहुत ही चीपेस्ट रेट में हम आपको चीजें अवेलेबल करा रहे हैं। तो एक बार जरूर विजिट करना, आपके काम की कोई चीज होगा तो आप उसको परचेस कर सकते हो। बाकी मैं आपको क्लास 9th का अगर बताऊं तो क्लास 9th का यहाँ फिल्टर में सेलेक्ट कर लेता हूं। तो क्लास 9th में अभी हमने सिर्फ 2 ही कंटेंट अपलोड कर रखा है। एक तो क्लास 9th का कंप्लीट पैकेज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ 220 रुपीज में, जिसमें आपको चैप्टर वाइज लाइक मैथ्स का, साइंस का, सोशल, इंग्लिश और हिंदी का चैप्टर वाइज आपको कंटेंट यहाँ पे मिल रहा है। नोट्स मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग, केस बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हो रही हैं। वहीं आपको सिर्फ और सिर्फ साइंस का कंटेंट चाहिए तो ये आपको मात्र 45 रुपीज में ये मिल रहा है। इसके अलावा आने वाले टाइम पे हम और भी काफी सारा कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, तो प्लीज विजिट करते रहें। इसके अलावा हमारी फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है। लाइक आप फ्री कंटेंट पे क्लिक करोगे तो हमारी वेबसाइट पे काफी सारी चीजें फ्री में भी अवेलेबल है। जैसे हम बात करें एनसीईआरटी सेक्शन में आए तो क्विक रिवीजन नोट्स आपको मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज सारे सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, एमसीक्यूज मिल जाएगा, असर्शन रीजनिंग, केस बेस्ड क्वेश्चन और सीबीएसई मॉक टेस्ट पेपर वगैरह भी आपको ये सब चीजें फ्री में हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो एक बार जरूर चेक करना। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर पेड कंटेंट और फ्री कंटेंट में क्या अंतर है आपकी वेबसाइट पे? तो बेटा सही बताओ ना, हमारा जो फ्री कंटेंट है ना उसकी भी क्वालिटी बहुत ही सुपर्ब है। हमने क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। हमारा पेड कंटेंट हो चाहे फ्री कंटेंट हो, दोनों की क्वालिटी इक्वल है। ठीक है। अच्छा, तो पेड कंटेंट क्यों ले सर, फिर फ्री ले लेते हैं आपका, ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा आपके माइंड में। तो बेटा पेड कंटेंट में कुछ एक्स्ट्रा मेहनत हमने अपना इंक्लूड किया है। जैसे काफी सारा क्वेश्चंस हमने डाल रखा है, प्रीवियस ईयर रिसर्च करके चीजें डाला है, कई क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट चीजें हमने अवेलेबल कराया है और हमारी टीम की एक्स्ट्रा मेहनत है, क्वालिटी उसकी और भी ज्यादा इंप्रूव हमने करने की कोशिश किया है। दैट्स वाई हम उसको पेड में रखे हैं। बाकी आप फ्री कंटेंट भी एनरोल कर सकते हो, आप विजिट करना एक बार वेबसाइट पे, सारी चीजें आपको वहां पर समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मेन चैप्टर है इट इज बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का यूनिट नंबर 5, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना था कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो क्लास 9th और 10th के लिए हमने एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल बनाया है और ये एग्जाम के टाइम पे मैं इसमें ज्यादा एक्टिव होता हूं। तो आप एग्जाम जुड़ जाओ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उस पर भी काफी सारे कंटेंट वगैरह फ्री में मैं डालता रहता हूं, तो आप वहां से भी डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम के टाइम पे हम और आप थोड़ा और ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, मैं आपकी थोड़ा और ज्यादा हेल्प कर पाता हूं, आपके क्वेश्चंस क्लियर आउट कर पाता हूं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। बाकी हमारी वेबसाइट वगैरह की लिंक नीचे है, आप जरूर विजिट करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है दैट इज यूनिट नंबर 5। इसमें हम लोग क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं? सबसे पहले तो देखो, चैप्टर का सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक जो होगा हमारा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया। इंडिया में इंश्योरेंस की क्या हिस्ट्री रही है। ठीक है, फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है, कौन मॉनिटर करता है, उसके बारे में समझेंगे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्या चीजें, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में स्ट्रक्चर ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, हमारे इंडिया में जो इंश्योरेंस बिजनेस की जो स्ट्रक्चर है, लाइक कौन टॉप पे है, कौन बॉटम पे है, पब्लिक, प्राइवेट, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम लोग चैप्टर के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएंगे और इसके साथ ही हमारा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ही जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट होता है हमारा जो चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है दैट इज ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया। इंश्योरेंस का क्या हिस्ट्री रहा है हमारे इंडिया में, ये इंश्योरेंस आया कहां से, ये इंश्योरेंस होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जरा पढ़ेंगे। इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है चैप्टर का, ये सारी चीजें हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, तो अब क्या कर रहा हूं मैं, ये जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 5 का फर्स्ट टॉपिक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया, थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा स्टॉप करते हैं। क्यों स्टॉप करते हैं? क्योंकि सबसे पहले हम इंडिया में इंश्योरेंस की हिस्ट्री को समझें, उससे पहले हम ये तो समझें कि इंश्योरेंस होता क्या है। भाई, हम अगर किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं, उसका प्रेजेंट क्या है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमको जानना है, तो पहले हमको ये तो पता होना चाहिए कि भाई हम पढ़ क्या रहे हैं, क्यों उसकी हिस्ट्री जानना चाह रहे हैं, वो है क्या, हमारे लाइफ में उसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है। दैट तब तो हम ये सब चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंश्योरेंस को समझते हैं कि इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है, देन आफ्टर हम ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ
इंश्योरेंस इन इंडिया में चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, इंश्योरेंस के जो हमारे संविधान में इसके बारे में चर्चा किया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल एज ए यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट है ना, सेंट्रल यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट में 7th शेड्यूल में इसके बारे में चर्चा की गई है। इंश्योरेंस के बारे में सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे गए हैं, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है इंश्योरेंस है क्या, तो इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉलिसी, पॉलिसी के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इन विच अ पॉलिसी होल्डर जो होते हैं रिसीव फाइनेंशियल प्रोटेक्शन उनको मिलता है और रीइंबर्समेंट मिलता है अगेंस्ट लॉसेस फ्रॉम मेनी इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि भाई क्या सर ये लाइन क्या लिखा है, समझ नहीं आया, तो जरा समझते हैं। देखो इंश्योरेंस क्या है, जनरली आपके जो लॉसेस है ना, उस लॉसेस को कवर करने वाली एक संस्था है। इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन वो संस्थाएं हैं जो आपको कहती है कि आपको कोई भी आपको जिस चीज का डर है, लाइक आपको मरने से डर है, आपको डर है कि अगर आप मर जाओ तो आपकी फैमिली को कौन संभालेगा, उनके पास इनकम कहाँ से आएगा, या आप आपकी कार आपकी बाइक बहुत प्यारी है, उसका एक्सीडेंट हो जाए तो भाई है ना, तो फिर उसको कवर कौन करेगा, उसका लॉस कौन देगा, हमारा घर जल जाए, अचानक से कोई कुछ हो जाए, बम फट जाए या सिलेंडर फट जाए, तो हमारे घर इतना प्यारा ब्यूटीफुल घर, उसका लॉस हमको कौन देगा, ठीक है। उसके बाद मेरा बीमार पड़ गया तो बहुत ऑपरेशन का खर्चा मेरा बहुत ज्यादा हो गया, तो वो कौन कवर अप करेगा। तो ये एक संस्था होती है, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था होती है जो आपको कहती है कि अगर आप हमारी पॉलिसी अगर लेते हो ना, तो हम आपके इन लॉसेस को कवर अप करेंगे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। अब समझ में आया क्या होता है इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन। तो अब यही कह रहा है, यहीं पे कह रहा है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में, एक कंपनी, देखो एक कंपनी और एक आम एम्प्लॉय यानी आम जनता, हम लोग के बीच में एक कंपनी से एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इन प्रेजेंटेड बाय द पॉलिसी एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा होता है कि ये कंपनी जो है इस आदमी को इंश्योर्ड कर रही है कि अगर उसका एक्सीडेंटल लॉस होगा तो उसका खर्चा 5 लाख 10 लाख तक का खर्चा हम उसको प्रोवाइड करेंगे। ऐसी संस्थाएं होती हैं, ठीक है। और यही लिखा है आपके जो आपके फाइनेंशियल चीजों को प्रोटेक्ट करता है और रिम्बर्समेंट प्रोवाइड करता है, आपके जो भी आपने लॉस सहा है वो कंपनी आपको ये सब चीजें प्रोवाइड करती है, ठीक है। चलिए अब इसमें दो शब्द आते हैं इंश्योरेंस वाले में, एक तो शब्द आता है इंश्योरर और एक होता है इंश्योर्ड पर्सन। इंश्योरर कौन होते हैं, वो संस्थाएं, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो आपको ये चीज प्रोवाइड करा रही है, जो ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड, इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है, उन कंपनीज को अपन इंश्योरर कहते हैं। और हम आम लोग जो वो फैसिलिटी वो पॉलिसी लेते हैं, हम लोग कहलाते हैं इंश्योर्ड पर्सन या इंश्योर्ड। तो क्लियर हो गया, इंश्योरर क्या होता है, वो संस्थाएं जो ये पॉलिसी, ये इंश्योरेंस पॉलिसीज हमको प्रोवाइड कराती है, और इंश्योर्ड कौन होता है, जो वो पॉलिसीज को लेते हैं, यानी हम आम लोग। इतना क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है, तो बेटा देखो इस तरीके से एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो कंपनी है जो इंश्योरेंस हमको प्रोवाइड करा दी, कंपनी और हम जो आम जनता है, यानी जो हम लोग आम लोग हैं, ठीक है, आम लोग जो है, हम दोनों के बीच में क्या डील हुआ है, क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्या डील हुआ है कि आप कितने, अगर मेरे को क्या होने पे मेरे कौन कौन से लॉस को आप कवर करोगे, तो वो पॉलिसीज यहाँ पे लिखी होती है। तो देखो लिखा है एन इंश्योरेंस पॉलिसी एक लीगल एग्रीमेंट होता है बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी, या जिसे हम इंश्योरर भी कहते हैं, और इंडिविजुअल या और एंटिटी और इंश्योर्ड के बीच में। कंपनी यानी इंश्योरर और आम जनता क्या कहलाएगा, इंश्योर्ड कहलाएगा। इन दोनों के बीच में एक लीगल एग्रीमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें चीजें लिखी होती है। इट प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट स्पेसिफिक रिस्क इन एक्सचेंज ऑफ प्रीमियम, ठीक है। अब वो ऐसा तो ठेका लेकर तो नहीं रखा कि भाई आपका एक्सीडेंट हो गया और वो कंपनी आपके एक्सीडेंट के बदले आपको पैसा दे, नहीं। वो कंपनी से जब आप पॉलिसी लेते हो ना, उसमें आपको प्रीमियम भरना पड़ता है, हर महीने आपको एक प्रीमियम भरना रहता है जब तक आपका एक्सीडेंट ना हो जाए, ठीक है। अब इस मतलब क्या पता कब क्या हो जाए ना, इसलिए, ठीक है, इसलिए प्रीमियम भरते रहना पड़ता है। कंपनी फ्री में नहीं बैठी है किसी को भी, भाई आप निपट गए लो पैसा, आप एक्सीडेंट हो गया लो पैसा, आपकी गाड़ी टूट गई लो पैसा, आपका घर जल गया लो पैसा। कोई पागल कुत्ता किसी को नहीं कटाए कि जो इतना जनहित में जारी सेवा करेगा, नहीं। वो कुछ ले रहा है आपसे, वो आपसे मंथली प्रीमियम ले रहा है, जो भी 400 500 रुपए महीना, 1000 रुपए 1500 रुपए महीना वो आपसे ले रहा है, और वो तब तक लंबे समय तक, आप जितने साल का इंश्योरेंस करा रखे हैं तब तक वो आपसे लेता रहेगा। उस दौरान अगर आपको कुछ हो जाए
तब वो आपको उस लॉसेस को कवर अप करेगा वो कंपनी। ठीक है, तो पॉलिसी क्या होती है, एक एग्रीमेंट होता है, एक लीगल एग्रीमेंट होता है एक कंपनी और एक आम लोग के बीच का, जिसमें सारी चीजें लिखी होती है कि भाई हम हर महीने कितना प्रीमियम देंगे, कितने साल का इंश्योरेंस है, हमको क्या लॉस होने पे हमको कितना वो कंपनी कवर करेगी, ये सारी चीजें क्लियर है। अच्छा, प्रीमियम क्या होता है सर, अभी मैंने समझाया प्रीमियम क्या होता है, वो अमाउंट होता है पेड बाय द पॉलिसी होल्डर, जो इंश्योर्ड पर्सन है, आम आदमी जो लोग हैं, वो जो पॉलिसी जब लेते हैं ना, तो उस पॉलिसी का हर महीने एक अमाउंट होता है, उसको यूजली मंथली, क्वार्टरली या एनुअली पे कराते हैं। कई केसेस में हर महीने पे करते हैं, कई केसेस में हर क्वार्टरली, हर 4 महीने, 6 महीने, या कई केसेस में साल में एक बार इस तरीके से आपको पैसा देना रहता है। हर साल आपको एक बार पैसा दे दो और पूरे साल फ्री हो जाओ। उस पूरे साल में कभी भी आपके साथ कुछ होगा, जो भी लॉसेस आप फेस करोगे, वो लॉस का पैसा कौन देगा आपको, इंश्योरेंस कंपनी देगी। ठीक है, बट ऐसा नहीं आपने कार एक्सीडेंट का लिया है और आग में जल के मर गए, नहीं भाई, कार एक्सीडेंट का लिया है तो कार एक्सीडेंट होने पे ही वो लॉस कवर करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं आपने घर का इंश्योरेंस कराया है और आपकी बाइक चोरी होगी, ऐसा नहीं। ठीक है, तो एक प्रीमियम क्या होता है, एक अमाउंट होता है जिसको एक पॉलिसी होल्डर कंपनी को हर महीने, हर 4 महीने पे या हर साल में एक बार पे करता है, जिसकी बदले कंपनी उनको इंश्योर्ड करती है। क्लियर हो गया। चलिए, कुछ और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है इंश्योरेंस को लेकर, जैसे सम एश्योर्ड क्या होता है, सम एश्योर्ड द मैक्सिमम अमाउंट द इंश्योर विल पे इन केस ऑफ क्लेम। जब आप क्लेम करोगे, लाइक आप एक कंपनी है, ठीक है, मान लो एक कंपनी है, इस कंपनी से आपने क्या लिया है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है। क्या लिया आपने, एक इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है। अच्छा, उस पॉलिसी में कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आप प्रीमियम कितना दोगे, आप हर महीने आप मान लो 400 रुपए प्रीमियम दे रहे हो। अच्छा, कितने साल के लिए लिए हो, टेन्योर क्या है, आपने 1 साल के लिए आपने ये चीज लिया है। अच्छा, तो अगर आपके साथ अच्छा, केस क्या रहेगा, किस चीज का आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, आपने मान लो एक्सीडेंटल लिया है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लिया कि भाई एक्सीडेंट होता है। ठीक है, अच्छा, तो कंपनी पॉलिसी में क्या दावा करती है कि 1 साल के अंदर अगर आपका एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है तो कितना सम एश्योर्ड देगी। सम एश्योर्ड वो वैल्यू होती है जो कंपनी दावा करती है कि भाई आप जब क्लेम करोगे तो वो पैसा आपको देगी। मान लो आपने 400 रुपए महीने वाला 1 साल के लिए इंश्योरेंस लिया, उसके तहत वो आपको 5 लाख रुपए तक पैसा देगी जब आपका एक्सीडेंट होगा। यही आप 800 रुपए महीने वाला लेते तो हो सकता था कि 10 लाख रुपए तक वो कवर करता आपका। तो सम एश्योर्ड वो वैल्यू होता है जब आप इंश्योरेंस क्लेम करते हो, जब आपका एक्सीडेंट हो जाता है, फिर कंपनी में जाकर आप क्लेम करते हो कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया था, ये उसका बिल विल है ना, इसका हमको पैसा दो भाई, हम इंश्योरेंस कराए थे, तब वो क्लेम आपको, कंपनी आपको वो पैसा देती है, उसी पैसे को अपन सम एश्योर्ड कहते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट दैट इंश्योरर विल पे, इंश्योरर यानी कंपनी आपको पे करती है, उसी को बोलते हैं सम एश्योर्ड। ठीक है, कवरेज क्या होता है, द इवेंट और रिस्क कवर्ड अंडर द पॉलिसी, जैसे इसी को कवरेज बोलते हैं। जैसे बोले इंश्योरेंस पॉलिसी में कवरेज क्या क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा कवरेज, एक्सीडेंटल कवरेज है, लाइफ का है, हेल्थ का है, प्रॉपर्टी का है, एक्सीडेंटल है, क्या है, क्या कवर करेगी, तो आप इनमें से कोई भी इंश्योरेंस करा सकते हैं। पॉलिसी टर्म्स क्या होती है, यहाँ पे बताया था, टर्म टेन्योर क्या होता है, 1 साल का, जैसे एक ड्यूरेशन होता है जब तक के लिए आपने इंश्योरेंस करा रखा है, दैट ड्यूरेशन इज नोन एज पॉलिसी टर्म। ठीक है, फिर क्लेम क्या होता है, जब आपका कांड हो जाता है आपके साथ, फिर आप जब कंपनी में क्लेम करते हो, उसके बदले कंपनी आपको जो भी समय से पैसा है वो आपको देती है, दैट इज नोन एज क्लेम करना। ठीक है, एक्सक्लूजन क्या हो गया, कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन और इवेंट नॉट कवर्ड अंडर द पॉलिसी। जैसे आप जब कोई पॉलिसी लेते हो, उस पॉलिसी में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखा होता है जिसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। जैसे आपने एक्सीडेंटल का तो लिया है, अब एक्सीडेंटल में कुछ कंडीशन डाल देते हैं, कुछ कंडीशन डाल देते हैं कि भाई एक्सीडेंट, छोटा मोटा एक्सीडेंट, गिर गया, कहीं हाथ में खरोच लग गया, थोड़ा सा यहाँ लग गया, तो ये सब कवर नहीं होगा भाई। इसमें कंडीशन डाल देते हैं, आपका एक्सीडेंट है और आप हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, 24 आवर्स के लिए आप हॉस्पिटलाइज हो गए। ठीक है, हॉस्पिटलाइज हो गए मतलब मेजर केस, हॉस्पिटलाइज हो गए, तो इसमें आप हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होने से पहले जो भी खर्चा लगा, लाइक एम्बुलेंस गए हो गया हॉस्पिटल तक, एम्बुलेंस का खर्चा, फिर डॉक्टर कंसल्ट किया होगा तो कंसल्टेंट का खर्चा, उसके बाद जो मेडिसिन लग रही होगी, उसके बाद जब तक आप हॉस्पिटल में हो, हॉस्पिटल के निकलने के बाद जो भी डॉक्टर ने 1 महीने के लिए दवा दे रखा है, उस दवा का खर्चा, या उस दौरान आप जितने बार हॉस्पिटल आके अपना चेकिंग कराओगे, वो सब खर्चा करेगा। ठीक है, बट उसमें एक छोटा सा टर्म भी लिखा होता है कि भाई अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, छोटा सा खरोच लग गया, गिर एक्सीडेंट हो गया, हल्का सा एक्सीडेंट हुआ, उसमें आपको कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत खरोच आया, इधर उधर लगा, ये आपको कवर नहीं करता, इसी को एक्सक्लूजन कहते हैं। इस ऐसे सिचुएशंस या इवेंट्स
जो हमारे पॉलिसी कवर नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद नॉमिनी या बेनिफिशियरी क्या होता है, मान लो आपने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करा रखा है और आप निपट गए, मरी गए, तो फिर पैसा कौन लेने जाएगा, कौन लेने जाएगा पैसा। तो जब हम इंश्योरेंस ले रहे होते हैं ना, तो इंश्योरेंस वाले एक नॉमिनी का नाम लिखाते हैं। नॉमिनी क्या होता है कि भाई आपके ना रहने पे, आपके निपट जाने के बाद वो पैसा, वो अकाउंट को कौन एसेस कर पाएगा। उसमें आप किसी का भी नाम दे सकते हो, आपके जो भी करीबी हो, अपने पापा का, मम्मी का, भाई का, बहन का, या अपनी वाइफ, हस्बैंड वाइफ हो तो वाइफ का, किसी का भी दे सकते हो। तो आपके ना रहने पे वो पैसा कौन क्लेम कर पाएगा, वो बंदा क्लेम कर पाएगा, उसको नॉमिनी या बेनिफिशियरी कहते हैं। क्लियर है। आई होप यार इंश्योरेंस को लेकर अब सारी चीजें आपके मन में क्लियर हो गया होगा कि इंश्योरेंस होता क्या है, किस तरीके से हेल्प करता है, इसके सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं हमारा चैप्टर का मेन जो टॉपिक है, व्हाट आर द हिस्ट्री, हमारे इंडिया में ये सर्विस आई कैसे, इसका हिस्ट्री क्या है इंश्योरेंस का, कहां से आया, कौन लेकर आया, जरा इसको समझ। चलिए, तो सबसे पहला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर ए, कह रहा है इन 1938 with a view of protecting the interest of the insurance policy, the earlier legislation was consolidated and embedded by the Insurance Act 1938 with comprehensive provision for effective control over the activities of insurer। ठीक है, उसके कंट्रोल देखो क्या था, क्या कह रहा था वो, हिंदी में भी आपके लिए है, मैंने चीजें अवेलेबल करा दी है, क्योंकि ये स्टार्टिंग का जो ये ब्रीफ हिस्ट्री वाले जो कुछ लाइंस आपके बुक्स में दिए हैं ना, काफी कॉम्प्लिकेटेड इसका इंग्लिश वर्ड दे रखा है, हो सकता है आपको समझने में, पढ़ के समझ ना आए, ठीक है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे हिंदी में भी चीजें अवेलेबल करा दिया है। ये ना एकदम प्योर हिंदी लैंग्वेज नहीं है, आप नॉर्मली एक इंसान पढ़कर भी समझ सकता है कि ये लाइन का मतलब क्या हुआ, ठीक है। ठीक है, तो देखो क्या है, 1938 की बात हो रहा है। 1938 में बीमा जो है, जो इंश्योरेंस हमारा है, उस इंश्योरेंस को हिंदी में बीमा कहते हैं। तो बीमा जनता के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से काम कर रही थी, ठीक है। इंश्योरेंस होता ही है जनता की जो भी जन इंटरेस्ट है या जो भी लॉस है उसको प्रोटेक्ट करने के पर्पज से ये आया था, ठीक है। बीमाकर्ताओं या जो पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनीज हैं की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए व्यापक प्रावधानों के साथ बीमा अधिनियम 1938 द्वारा पहले के कानून को समेकित और संशोधित किया गया था, ठीक है। अब इसमें क्या समझ में आ रहा है, इसमें यह है कि 1938 के समय में ना इंश्योरेंस ऑलरेडी हमारे इंडिया में चीजें चल रही थी। इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम, इंडिया की बात नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद हम इंडियन एक्ट के बारे में बात करेंगे। तो 1938 से, और देखा जाए ना बेटा, अगर अब देखो ये आपकी बुक में जो कंटेंट दे रखा है ना, यही आप कोई कॉमर्स जब आप लोगे ना 11th-12th में, जब कॉमर्स लोगे और उसमें जब बिजनेस में इंश्योरेंस वाला टॉपिक पढ़ोगे ना, तब आपको इससे पहले की कहानी भी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब 9th क्लास में ये चीज पढ़ रहे हो तो 9th क्लास में इतना डिटेल में चीजें नहीं दिया है, ठीक है। इसमें बस ऊपर ऊपर से आपको बता दिया कि भाई देख ऐसा 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 है, ठीक है। इस डिटेल में जानना है तो क्लास 11th में जाकर पढ़िए, ठीक है। तो अब इससे पहले की भी बहुत सारी कहानियां थी कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमारे इंडिया में, तो उन्होंने किस तरीके से ये फैसिलिटी सर्विसेज लाई थी, ठीक है। कहाँ से शुरुआत हुआ था इसका, ये सारी फंडा है। बट यहाँ पे थोड़ा सा इंडिया के पर्सपेक्टिव से बताया जा रहा है, आपके क्लासेस के पर्सपेक्टिव से ये चैप्टर है, तो थोड़ा सा चीजों को स्किप करके बताया जा रहा है, ठीक है। तो 1938 में ना इंश्योरेंस सर्विसेज ऑलरेडी सारी कंपनीज प्रोवाइड कर रही थी, और उस टाइम पे बहुत सारी कंपनीज थी। अब उनमें से कुछ कंपनीज जो थे ना, अब उल्टे सीधे हरकत कर रहे थे। देखो लिखा, देयर वाज आल्सो एलिगेशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अभी जो इंश्योरेंस कंपनीज है ना, ये 1938 के टाइम पे बहुत उल्टे सीधे हरकतें भी कर रहे थे। लाइक जिनको इंश्योरेंस दे रखा है, फिर जब वो क्लेम करने गए तो उनको भाई नहीं दिया क्लेम, बोल दिया नहीं नहीं हम तो ऐसा नहीं बोले थे, हम ऐसा। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा एलिगेशन वाला फंडा चल रहा था, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा चल रही थी। तो इसको क्या किया गया, हमारी जो सरकार है, जो लेजिस्लेशन थी उस टाइम की, उन्होंने एक एमेंडमेंट एक्ट बना दिया, संविधान में इसको एंटर कर दिया, संविधान के 7th शेड्यूल में इसको एंटर कर दिया गया हमारे इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में। इंश्योरेंस एक्ट 1938 के नाम से इसको एंटर कर दिया गया, और इसको ग्लोबलाइज कर दिया गया, ग्लोबलाइज या नेशनलाइज कर दिया गया इंश्योरेंस बिजनेस। इस बिजनेस को पूरे इंडिया में लागू कर दिया गया, मतलब अब गवर्नमेंट के कंट्रोल में पूरा इंश्योरेंस चलेगा। पहले जिसको मन था, जो मन था वो कर रहे थे, और बहुत सारे अनफेयर प्रैक्टिसेस वगैरह हुई, जिसकी वजह से हमारे संविधान ने क्या किया, इसको नेशनलाइज कर दिया, पूरे इंडिया के लोगों के लिए कर दिया, एक पर्टिकुलर एरिया में ही नहीं, पूरे इंडिया के लोगों के लिए कर दिया, और गवर्नमेंट ने इसको अपने अंडर लेकर फिर ये रन करने लग गई, ठीक है। ये एक बेसिक हिस्ट्री था। इसके बाद आगे हैं, नेक्स्ट है, एन ऑर्डिनेंस वाज इशूड ऑन 19th जनवरी 1956 नेशनलाइजिंग द लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द सेम ईयर। तो 1956 जनवरी 1956 को जो एक ऑर्डिनेंस इशू किया गया, जिसके तहत जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर जो थी, जो लाइफ कवरेज दे रही थी, जो
इन इन कंपनीज को क्या कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, जो LIC हमारी उस टाइम पे LIC ही सबसे बड़ा मोनोपोली गेम खेल रहा था। ठीक है, क्योंकि यही सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी उस टाइम पे थी जो चल रही थी, जो जीवन बीमा की सुविधाएं दे रही थी। ठीक है, तो इसको 19 जनवरी 1956 में नेशनलाइज कर दिया, गवर्नमेंट के अंडर ये आ गया। गवर्नमेंट के अंदर आते ही इसने LIC ने क्या किया था, LIC एब्जॉर्ब्ड 154 इंडियन, 16 नॉन इंडियन इंश्योरर्स एंड 75 प्रोविडेंट सोसाइटीज के साथ, जिसमें टोटल मिला के 245 इंडियन एंड फॉरेनर इंश्योरेंस को अपने साथ इकट्ठा किया और एक साथ मिलकर काम करने लग गए। ठीक है, द LIC हैड मोनोपोली टिल द लेट 90s के टाइम पे ना LIC का मोनोपोली हो गया, मतलब सिर्फ अकेली कंपनी थी जो ये पूरा काम कर रही थी, नॉट ओनली इंडिया बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी। ठीक, अकेली ये कंपनी थी जो पूरे इंश्योरेंस जो सिस्टम था उसको हिला के रखी थी, यही पूरा ऑपरेट कर रही थी, अकेले इसका ही मोनोपोली उस टाइम पे चल रहा था। ठीक है, तब तक, कब तक, तब तक जब तक कोई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी मार्केट में नहीं आ गई, तब तक तो यही मजे कर रहे थे। इसलिए 90s के दशक में ना इनका बहुत ज्यादा, अपने पापा मम्मी से पूछो, दादा दादी से पूछो LIC क्या होता है, बड़े अच्छे से बताएंगे तुमको कहां से आया था LIC, बड़ा उनका हेल्प किया, आज भी LIC तो अलग ही लेवल पे चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ जनरल इंश्योरेंस, फिर आता है जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, डेट बैक टू द इंडस्ट्री रिवलाइजेशन इन द वेस्ट एंड द कंसिक्वेंट ग्रोथ इन द सी फार्मिंग ट्रेड एंड कॉमर्स इन 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी के आसपास, 17th सेंचुरी के आसपास हमारे इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ा था। आपने सोशल साइंस में हिस्ट्री में पढ़ा होगा किस तरीके से हमारे इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से हमारे इंडिया में जनरली बढ़ रहा था। उस दौरान क्या हो रहा था, हमारे इंडिया में ना ट्रेड हो रहा था, कैसे फॉरेन ट्रेड्स हो रहे थे, लाइक शिप के थ्रू हमारे जो शिप्स वगैरह पे सामान वगैरह रखकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चल रहा था। अब क्या होता था, कभी शिप का एक्सीडेंट हो गया, कभी शिप डूब गई, कभी लोग डूब गए, तो इससे बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो इस टाइम पे एक नया इंश्योरेंस फैसिलिटी आया जो कि लाइफ इंश्योरेंस से थोड़ा सा अलग था, जो LIC जो कर रहा था उससे थोड़ा हटकर काम कर रहा था। ये जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा था, यहाँ पे लाइफ का ही नहीं, जनरल इंश्योरेंस में लाइफ के अलावा जो बाकी चीजें है ना उनको इंश्योर करने लगी थी। ठीक है, आफ्टर इंडस्ट्री रिवलाइजेशन, जो सी फार्मिंग फेयरिंग ट्रेड्स हो गया, जो बिजनेसेस हो गए, इन सब में ये घुसने लगी और इनकी हेल्प करने लगे। इट केम टू इंडिया एज अ लेगेसी ऑफ ब्रिटिश ऑक्यूपेशन, ब्रिटिश के थ्रू हमारे इंडिया में ये आया था। जनरल इंश्योरेंस इन इंडिया हैज इट्स रूट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रीटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो हमारे इंडिया में सबसे पहले जो कंपनी आई थी जो जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही थी, उसका नाम था ट्रीटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इन द ईयर 1850 के आसपास कलकत्ता में थी, बाय ब्रिटिश द्वारा इसको स्थापना की गई थी। ठीक है, 1907 के आसपास इंडियन मर्सेंटाइल इंश्योरेंस लिमिटेड आ गई, को सेट किया गया। दिस वाज द फर्स्ट कंपनी टू ट्रांजिस्ट ऑल द क्लासेस ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। हमारी इंडिया की पहली जो कंपनी थी, दैट इज अपना जो बता रहा है इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस, जो थी जो हर टाइप के जनरल इंश्योरेंस को प्रोवाइड कर रही थी। देखो, लाइफ इंश्योरेंस हमने दो इंश्योरेंस अभी तक पढ़ लिया, दोनों की हिस्ट्री समझ रहे हैं। एक तो हमने LIC की हिस्ट्री पढ़ा कि किस तरीके से LIC को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया और उसको नेशनलाइज कर दिया। ठीक है, कहाँ से आया, किस तरीके से उसका इन्वॉल्वमेंट था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जनरल इंश्योरेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है, लाइफ इंक्लूड नहीं होता, लाइफ के अलावा बाकी सारी चीजें इंक्लूड, जैसे एक्सीडेंटल हो गया, आपके शिप का हो गया, आपके सामान का हो गया, फिर आपका हाउस का हो गया, आपकी गोल्ड का हो गया, ये सब इंश्योरेंस इसके तहत यहाँ पे आती है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 1957 सॉ द फॉर्मेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस काउंसिल का फॉर्मेशन किया गया अपने इंडिया में। 1957 में जनरल इंश्योरेंस काउंसिल बैठाई गई। A wing of Insurance Association of India बनाया गया। The General Insurance Council framed a code of conduct for ensuring fair conduct and sound business practices। ठीक है, मतलब अब सरकार की नजर इस पे भी पड़ गई हमारे इंडियन गवर्नमेंट की, भाई ये जनरल इंश्योरेंस नाम की चीज आई है, ठीक, कहीं LIC नहीं बोलेंगे, लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनीज पहले थी वो जो अनफेयर प्रैक्टिसेस करती थी कहीं ये भी स्टार्ट ना कर दे। तो इसके लिए एक काउंसिल बनाई गई जो इस पर नजर बनाए रखती थी और इनसे कोड ऑफ कंडक्ट लिया गया, लिखित में लिया गया कि भैया आपको ठीक है हम बिजनेस करने दे रहे हैं, अपना जो भी जनरल इंश्योरेंस कर रहे हो आप, बिजनेस प्रैक्टिस आप करो, बट यहाँ पे कोई फेयर नहीं होना चाहिए, मतलब सबके लिए सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना है, अनफेयर किसी के साथ चीजें नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज को देखने के लिए एक काउंसिल बनाई गई जो इन सब चीजों को नजर बनाए रखी थी। 1968 में इंश्योरेंस एक्ट आया, वाज एम्बेडेड टू रेगुलेट इन्वेस्टमेंट एंड सेट मिनिमम सॉल्वेंसी मार्जिन। द ट्रैफिक एडवाइजरी कमेटी वाज आल्सो सेट अप। ठीक है, अब 1968 के टाइम पे इसका मतलब क्या हुआ
कि जो इंश्योरेंस कंपनी जो पैसा रखती थी कि भाई आप इतना प्रीमियम दोगे तो हम आपको इतना तक दे, मतलब मनमानी कर रहे थे उस टाइम पे लोग कि लाइक 500 रुपए महीना ले रहे हैं, 100 रुपए महीना आपसे ले रहे हैं, और क्लेम के नाम पे अगर कुछ होता है तो एक साल के अंदर आपका जो भी फंडा है उसमें कम पैसा, मार्जिन कम आपको देते थे, सम इंस्टीट्यूट की वैल्यूज कम होती थी। तो इसके लिए जो ट्रैफिक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई जिसमें ये तय करती थी कि भाई अगर एक बंदा इतना पैसा आपको दे रहा है पर महीने या पर क्वार्टरली या पर साल, तो एटलीस्ट आपको इतना पैसा सम इंस्टीट्यूट की तौर पे आपको वापस करना पड़ेगा अगर उनका लॉस होता है तो। ठीक है, तो ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन उन पे रखे गए, काउंसिल्स बनाई गई जो नजर गवर्नमेंट इन पे रखना स्टार्ट कर गई। ठीक है, आगे हैं। उसके बाद 1972 में, 1972 की बात है, जनरल इंश्योरेंस का जो बिजनेस था ना इसको भी गवर्नमेंट अपने ऑन कर लेती है, इसको नेशनलाइज कर देती है, पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर जगह पे ना करके पूरे इंडिया के लिए लागू कर देती है। यानी जिस तरीके से एलआईसी को, लाइफ इंश्योरेंस को गवर्नमेंट ने नेशनलाइज किया था ताकि सब इसके फायदा उठा पाए, गवर्नमेंट कंट्रोल में रहे, अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो पाए, उसी तरीके से जनरल इंश्योरेंस का जो बिजनेस था ना, जो कंपनियां जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड करा रही थी उनको भी नेशनलाइज कर दिया, गवर्नमेंट के अंडर ले लिया गया। और ये कब से हुआ? नेशनलाइजेशन एक्ट के तहत 1972 नेशनलाइजेशन एक्ट में रखा गया इसको। 1 जनवरी से 1973 से इसको इफेक्ट कर दिया गया। ठीक है, लागू कर दिया गया। 107 इंश्योरेंस वेयर उस टाइम पे इनके साथ मिलकर काम कर रहे थे। कुछ कंपनी का नाम है जो जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड करा रही थी। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हो गया, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हो गया, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हो गया, यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी हो गई। ये सब कुछ कंपनी थे जो जनरल इंश्योरेंस का फंडा था वो प्रोवाइड करा रहे थे। ठीक है, इस तरीके से जो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो था ना वो इंडिया में इनकॉर्पोरेट कब हुआ? इंडिया में इनकॉर्पोरेट ये 1971 में हुआ और ये अपना बिजनेस 1 जनवरी 1973 से फिर ये स्टार्ट कर दिए, पूरे के पूरे इंडिया में ये अपना जो भी सर्विसेज थे ये देना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, उसके बाद भाई लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हमारे इंडिया के साथ हुआ। आपने ये सोशल साइंस में पढ़े रहे होगे ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में, किस तरीके से जब हमारा देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के कई साल बाद, 10 से 15 20 साल बाद क्या किया, क्योंकि जब देश आजाद हुआ तब हम इंडिया वाले डरते थे, क्योंकि एक बार हमने बाहरी लोगों को अपने अंदर आने दिया, ब्रिटिश को आने दिया और उन्होंने पूरे देश को खोखला कर दिया। तो फिर हम जब देश कितनी मुश्किल से देश आजाद हुआ, जब देश आजाद हुआ ना तो वापस से हम लोग सब सारे देश से उसे अपने आप को कट कर लिए, इंडिया ने अपने आप को आइसोलेट कर दिया कि ना हम बाहर जाएंगे ना हम अंदर आएंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल से आजादी मिला है। बट ये कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी को दिन पर दिन गिराता जा रहा था। फिर जो सरकार बनती जा रही थी, काफी ज्यादा स्ट्रगल फेस कर रही थी, लोगों का भुखमरी जैसा हाल होते जा रहा था। ठीक है, फिर क्या किया गया, आने वाली जो गवर्नमेंट वगैरह थी फिर उन्होंने रुख लिया कि भाई एक काम करते हैं, हम दूसरों देशों से हेल्प मांगते हैं, उनको अपना सामान देते हैं, उनका सामान अपने यहाँ लाते हैं, कुछ ट्रेडिंग करते हैं। फिर ग्लोबलाइजेशन का मौका खोला गया। ग्लोबलाइजेशन मतलब सारे देश एक साथ मिलकर एक दूसरे की हेल्प करने लगे, बिजनेस करने लगे, जिससे क्या हुआ, इंडिया की इकोनॉमिक भी अच्छी होने लगी और बाकी देश जो थे वो भी अच्छे से तेजी से ग्रो करने लगे। और जब ऐसा हुआ ना, दिस हैज रिजल्टेड मेनी इंटरनेशनल प्लेयर्स जो थे ना सेटिंग अप ज्वाइंट वेंचर्स इन इंडिया। मतलब इंडिया की जो कंपनीज थी जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करा रही थी या जो जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही थी, उनके साथ ज्वाइंट वेंचर टाई अप करके इंडिया में वो कदम रखना चालू कर दिए। और कुछ कंपनीज तो ऐसे, टिल रिसेंटली द लिमिट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बहुत तेजी से बढ़ा। दो लोगों को दिख रहा है कि इसमें काफी ज्यादा बेनिफिट है, तो बाहर की जो कंपनीज थे वो भी इसमें इन्वेस्ट करने लगी कि भाई इंडिया में इतनी जनताएं हैं, इतनी सब लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, तो फॉरेन एंटिटीज जो थी, फॉरेन की बॉडी जो कंपनीज थी, जो बड़े बड़े कंपनीज थे, वो भी यहाँ पे इन्वेस्ट करने लगे ताकि अच्छी खासी उनकी बिजनेस होने लगे। 26% वाज रिसेंटली ईयर हैज बीन इंक्रीज टू 49 पर 2015 के आसपास में 26% फॉरेन इन्वेस्टमेंट से लेके 49% तक ये बढ़ गया था। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन कंट्री से जो इन्वेस्ट कर रही थी इंडिया के इंश्योरेंस कंपनी में। ठीक है, Thus, this millennium has been insurance come a full circle in journey extended to nearly 200 year। अच्छा, 200 साल लग गए थे पूरे इस फंदे को इस तरीके से इंडिया में पूरी तरीके से आने में। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ साथ हमारा ये जो फर्स्ट टॉपिक था जिसमें हमने इंडियन इंश्योरेंस की इंडियन हिस्ट्री के बारे में समझा, किस तरीके से एलआईसी गवर्नमेंट के अंदर हुआ, नेशनलाइज हुआ, जनरल इंश्योरेंस किस तरीके से गवर्नमेंट में अंदर में आया, नेशनलाइज हुआ। उसके बाद हम इंडिया को ग्लोबलाइज जब किए, इंडस्ट्रियल रिवलाइजेशन हुआ, जब इंडिया को ग्लोबलाइजली सबके लिए ट्रेड करने के लिए खोल दिया गया रास्ता, तो किस तरीके से बाहर की जो कंपनीज थी वो हमारे इंडिया की कंपनीज के साथ टाई अप करके अपने बिजनेस को और एक्सपेंड की, अच्छा खासा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगा। एक रेट भी 26% स्टार्टिंग में था, 2015 तक आते आते ये वैल्यू इंक्रीज करके 49% तक फॉरेन एक्सचेंज होने लग गया था हमारे इंडिया के साथ। ठीक है, तो इतनी सारी बेनिफिट होने लगी थी। ये सब था हमारी इस चैप्टर का ब्रीफ हिस्ट्री।
ठीक है, अब आगे चलते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। इसका मतलब ये है भाई, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर को कौन रेगुलेट करेगा, ऐसी कौन सी गवर्नमेंट द्वारा बनाई हुई एक ऐसी संस्था जो इसको रेगुलेट करेगी, इसके नियम एंड कानून बनाएगी, टर्म्स एंड कंडीशन बनाएगी, इस पर नजर बनाए रखेगी, कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस वगैरह तो नहीं कर रहे हैं ये। तो ये रेगुलेटरी अथॉरिटी जो थे, द अथॉरिटी दैट रेगुलेट इंश्योरेंस सेक्टर, देखो लिखा हुआ है ऐसी अथॉरिटी जो इन सेक्टर को, इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करे इन इंडिया में। एट प्रेजेंट, अभी के टाइम पे देखा जाए तो ये जो कंपनी, जो संस्था है, इसको बोलते हैं IRDA। IRDA नाम है संस्था का, फुल फॉर्म है इसका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको बोला जाता है, जो कि हमारे इंडिया के जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है, चाहे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, इनके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस, सब यही रेगुलेट करती है, यही तय करती है। ठीक है, इट इज ऑटोनोमस एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी विच रेगुलेट एंड डेवलप इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया की जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, इसी को रेगुलेट और आगे बढ़ाने और हेल्प डेवलप करने में हेल्प करती है। It was constituted by a special act parliament called Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999 के तहत ये पूरा रेगुलेट और डेवलप होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसके मेन फंक्शन क्या होते हैं भाई, तो रेगुलेट करना, प्रोमोट करना और एंश्योर करना ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। हमारी जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है वो रेगुलेट हो, चल पाए अच्छे से, प्रोमोट करे, लोगों के बीच में जागरूकता लेकर आना है, इंश्योर करना कि भाई अगर आप हमारे इन कंपनीज के साथ जुड़ोगे, भरोसा दिलाना आम जनता को कि आप इंश्योरेंस लें, क्योंकि लॉस कब हो सकता है आपके साथ कोई नहीं देगा। आप आज अच्छे बैठे हो, कल आपके साथ क्या हो जाए, तो आपकी फैमिली जो पीछे रह जाएगी वो कहां से कमाएगी खाएगी। तो ऐसे जागरूक करना लोगों का, कंपनीज को रेगुलेट करना, उनको प्रमोट करने में हेल्प करना। प्रोटेक्ट पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट, पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी की नहीं, जो इंश्योर्ड पर्सन है, जो पॉलिसी होल्डर है, जो इंश्योरेंस ले रखे हैं, उनके भी इंटरेस्ट को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। ऐसा तो नहीं उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, कंपनी ने दावा किया कि भाई हम इतना इतना देंगे ऐसा होने पे, और फिर वो लास्ट में मुकर जा रही है, तो आप कंप्लेन कर सकते हो IRDA में, सीधे उनकी बैंड बजा के रख देगा ये संस्था। ठीक है, फिर इशू लाइसेंस इशू करती है, जब भी कोई नई इंश्योरेंस कंपनी मार्केट में आती है ना, बिजनेस करना चाहती है, तो ऐसे कंपनीज को लाइसेंस प्रोवाइड करना कि भाई हाँ आपकी कंपनी जेन्युइन है, आप अच्छा काम कर रहे हो, तो भैया हम आपको लाइसेंस दे रहे हैं कि आप इंडिया में रेगुलेट कर सकते हो अपने बिजनेसेस को। ठीक है, अप्रूव करना इंश्योरेंस प्रोडक्ट और गाइडलाइन बनाना। अगर आप कोई नई पॉलिसी ला रहे हो, आप एक कंपनी हो, आप एक नई पॉलिसी लेकर आ रहे हो, तो उस पॉलिसी को लाने से पहले ना आपको IRDA से परमिशन लेना होगा, पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन उनको बताना होगा। अगर सेटिस्फाई होगा तब IRDA उस पॉलिसी को नेशनलाइज करने में आपकी हेल्प करेगी, तब जाकर कहीं लोग उस पॉलिसी का लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी मन से पॉलिसी बनाकर चलाने लग जाओगे मार्केट में। ठीक है, तो ये बॉडी है, यही हमारे इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है। फुल फॉर्म IRDA याद रखना, इसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI भी लिखा जाता है कई बार। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो बिल्ड ट्रस्ट, बिल्ड करना इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बीच में और हम आम जनताओं से, एनकरेज करना प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस मेंटेन करके रखना कंपनी और किसके बीच में, सरकार के बीच में और जो हम आम जनता है हमारे बीच में। IRDA इज अ 10 मेंबर बॉडी। IRDA जो संस्था है ये 10 मेंबर बॉडी है, इसके अंदर एक चेयरमैन होते हैं, 5 होल टीम मेंबर होते हैं और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें था IRDA के बारे में, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस सेक्टर। सबसे पहला प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, जरा पहले हम इसको समझते हैं, फिर इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, प्रॉपर्टी या बिजनेस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर, इसी को प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। जब किसी गवर्नमेंट बॉडी को किसमें कन्वर्ट कर देना, प्राइवेट कर देना, इसी को प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। अच्छा, इसके बहुत सारे अच्छी चीजें भी है, इसकी कॉन्स भी है, इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी। बहुत लोग को ये चीज बेकार लगा है, गवर्नमेंट कंपनीज को प्राइवेट क्यों करते जा रहे हो, और इसके एडवांटेजेस भी है। भाई गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या ही करते थे पहले, आपको पता है किस तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर काम करती थी, लॉस ही लॉस चलता था, कोई बोलने टोकने वाला नहीं, भैया हम तो गवर्नमेंट नौकरी लग गई, अब तो हमको कोई निकाल ही नहीं सकता। और जब से ये सब चीजों को प्राइवेटाइजेशन किया गया, सुविधाएं अच्छी मिलने लगी, ठीक है, लोग अपना काम करने लगे हैं, ठीक है, ये सारी इफेक्ट, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भैया दोनों है, मैं सिर्फ एडवांटेजेस की बात नहीं करूंगा, कई लोग की सोच डिसएडवांटेजेस पे भी इसका है, तो आपकी सोच आप जानो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। Life insurance business was nationalized in year 1956 and general insurance business was nationalized in 1972। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों
बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। लाइफ इंश्योरेंस जो थी LIC को नेशनलाइज किया गया, गवर्नमेंट के अंदर लिया गया था 1956 में, और जो जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज जो थी ना उसको नेशनलाइज किया गया था 1972 में, ठीक है। आफ्टर नेशनलाइजेशन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हैड मोनोपोली ओवर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। और आपको पता है 1956 में जब ये नेशनलाइज हुआ था, पूरे इंडिया के साथ साथ फॉरेन कंट्रीज में भी अकेली कंपनी थी जो ये सुविधाएं प्रोवाइड कर रही थी, मोनोपोली हो गया था, मनमानी कर रही थी ये कंपनी। सिमिलरली जब हमारा जनरल इंश्योरेंस आया था, जब वो कॉर्पोरेट हुआ हमारे इंडिया के साथ, होल्डिंग सेट अप एज अ होल्डिंग, इट हैज 4 सब्सिडरीज। अब अच्छा, ये अकेली नहीं आई थी, जब जनरल इंश्योरेंस सुविधाएं हमारे इंडिया में आया था 1972 में, जब इसको नेशनलाइज किया गया था, सिर्फ अकेली कंपनी, 3-4 कंपनी टोटल थे इसके, न्यू इंडिया, ओरिएंटल, यूनाइटेड और नेशनल इंश्योरेंस कंपनीज, ये मिलकर यहाँ पे ऑपरेट कर रही थी। नेक्स्ट है, ऑल्दो इंडियन इकोनॉमी स्टार्टेड ओपनिंग अप टू बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन ईयर 1991, इंश्योरेंस सेक्टर स्टिल रिमेन द डोमेन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, हमारी जो इंडिया थी ग्लोबली ट्रेड करने लगी, इस दौरान बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर भी आए, बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होने लगा, ठीक है। स्टिल तब भी, इतना होने के बाद भी, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी मार्केट में उतर चुकी थी, इंश्योरेंस देने लगी थी। इसके बाद भी जो राज चल रहा था ना, वो इन्हीं गवर्नमेंट कंपनीज का चल रहा था, LIC या जनरल इंश्योरेंस में न्यू इंडिया, ओरिएंटल, यूनाइटेड इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का यही चल रहा था, ठीक है। अब IRDA ने एक फैसला लिया ताकि मोनोपोली ना बने रहे किसी एक कंपनी के या किसी पर्टिकुलर कंपनी का एक एरिया में मोनोपोली ना बना रहे, अकेला राज ना करे वो, फिर मनमानी, जैसे अभी तुम देख रहे हो ना, जियो, एयरटेल, आइडिया क्या कर रही है भाई, पहले जियो ने क्या किया, फ्री 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 फ्री, और फिर सबको महंगा कर दिया। अब जियो ने महंगा किया तो मोनोपोली, जियो की कितने ग्राहक है भाई, जियो ने अकेला मोनोपोली कर दिया, इतना रेट बढ़ा दिया भाई, कहां पे 199 में रिचार्ज होता था, आज कहां पे वही रिचार्ज 249 या 299 का होने लगा, सीधे 100 रुपए बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो अकेला क्या, जियो मोनोपोली के, तो जियो को गिराने के लिए फिर कंपनीज लेकर कौन आई, BSNL आई, फिर आइडिया आया, तो इसी तरीके से यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। तो IRDA ने एक फैसला लिया, इसने लाइफ को, नॉन लाइफ इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस बिजनेसेस को अलग अलग कर दिया। मतलब अगर आपकी एक कंपनी लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ देती है तो लाइफ इंश्योरेंस का आपको लाइसेंस मिलेगा कि आप पूरे इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस की सर्विस दे सकते हैं। अगर आपकी कंपनी नॉन लाइफ इंश्योरेंस जैसे जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है तो उसके लिए लाइसेंस मिल जाएगा, और अगर आपकी कंपनी री इंश्योरेंस बिजनेस करती है तो उसके लिए अलग से आपको लाइसेंस IRDA से लेना पड़ेगा। और अगर आपकी एक कंपनी है जो कि तीनों सुविधा देती है, लाइफ इंश्योरेंस भी देती है, जनरल इंश्योरेंस भी देती है, री इंश्योरेंस भी देती है, तो आपको 3 अलग अलग लाइसेंस ले, भले कंपनी आपकी एक है लेकिन 3 सर्विस दे रहे हो, तीनों के लिए अलग अलग आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। Recently, in the year 2050, the limit of foreign investment in insurance business has been increased from 26% से 49% चला गया था, और 2021 में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी से जो पैसा हमारे इंडिया में आ रहा, विदेशी से जो हमारे इंडिया में पैसा आ रहा है, इन कंपनीज में जो पैसा लगा रही विदेशी फॉरेन एक्सचेंज, स्पेशली इन सेक्टर ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर में ना, ये 74% तक चला गया है भाई। मतलब अच्छा खासा इस बिजनेस का क्रेज है, मतलब बाहर से अच्छा खासा फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलता भी है इस कंपनी को, क्योंकि अच्छा कमा कर ये कंपनी अच्छा कमा रही है और लोगों को अच्छा पैसा प्रोवाइड कर रही है, दैट्स वाई, ठीक है। अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से, जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है, इससे क्या क्या फायदा हुआ, इंक्रीज्ड वैरायटी ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। पहले जो लिमिटेड पॉलिसीज थी कि भाई 1 साल का, 2 साल का, अब इसमें वैरायटीज आने लगी। अब इसमें क्या होने लगे, जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होने लगा, बहुत सारी प्राइवेट कंपनी जब मार्केट में उतरी तो वो नए नए स्कीम लेकर आने लग गई। पहले लिमिटेड स्कीम थे, 8-10 स्कीम थे, उसी में से आप चूज करो। अब क्या हो गए, अब हजारों स्कीम्स आ गए, तो लोगों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होगी कि वो अपने मन चाह प्रोडक्ट को चूज कर पाए, ठीक है। एनहेंस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस लाइक डिजिटल पॉलिसीज आ गई, अब घर बैठे आप पॉलिसी ले सकते हो किसी भी कंपनी का, उसको यूटिलाइज कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो, ये सारी सुविधाएं आ गई। कंपटीशन लेड टू बेटर कस्टमर सर्विस, आपको ये चीज पता है, और रिड्यूस द प्रीमियम। जब कंपटीशन बढ़ता है, अकेले आप जब होते हो तो आप मन चाह रेट तय करते हो, मन चाह रेट रखते हो, लेकिन जब आपको दिखता है कि आसपास कंपटीशन बढ़ गया है और वो लोग भी आपकी सर्विस देने लगे हैं कम रेट में, फिर आपको भी अपना रेट कम करना पड़ता है। तो यही हुआ, कंपटीशन बढ़ा तो कस्टमर सर्विसेज लोग बेहतर करने लगे हैं, कस्टमर सर्विस के साथ साथ अपने प्रीमियम जो थी उसको भी, प्रीमियम्स को भी कम किया। एक्सपेंशन इन रूरल और अर्बन मार्केट, इसके साथ साथ रूरल गांव गांव तक जाकर इसका सुविधाएं लोगों को देने लग गए थे। तो ये सब प्राइवेटाइजेशन होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी की ये सब कुछ इंपैक्ट पड़ा था, जो कि काफी बेहतर था और अच्छा भी है, ठीक है। अब हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। हमारी इंडिया में
जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो किस तरीके से काम कर रही है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, ये अब हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, द इंश्योरेंस इंडस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 52 इंश्योरेंस कंपनीज हैं। इनमें से 24 लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस चलाती है और 28 जो कंपनीज है वो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बता रहा हूं इंश्योरेंस कंपनी का अपने इंडिया में। ठीक है, टोटल 52 इंश्योरेंस कंपनी हमारे इंडिया में है। ठीक है, टोटल 52 इंश्योरेंस कंपनी है, जिसमें से 24 कंपनी लाइफ LIC प्रोवाइड करती है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, और 28 कंपनीज जो है वो जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। इतना क्लियर है? चलिए, एमंग द लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन दैट इज LIC इज द सोल पब्लिक सेक्टर कंपनी। यही सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर कंपनी है अभी तक हमारे इंडिया में। अपार्ट फ्रॉम दैट, एमंग द नॉन लाइफ इंश्योरेंस देयर आर 4 पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस है। In addition of this, there is a sole national reinsurers, namely General Insurance Corporation Limited है। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि सब इंश्योरेंस में सबसे बड़ा जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है ना हमारे इंडिया में, वो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी कंपनीज है जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, जो जनरल इंश्योरेंस के अंदर आते हैं, वही 4 कंपनी है ना। अब 1 बाय 1 करके इन स्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल में अपन पढ़ेंगे ताकि और अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। चलिए, सबसे पहले हम उन इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में पढ़ते हैं जो पब्लिक सेक्टर में आते हैं। पब्लिक सेक्टर यानी जो गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट जिनको कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट कंपनी जिनको आप कह सकते हो। ठीक है, तो उन इंश्योरेंस कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। उसमें आता है हमारा LIC हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये रहा LIC का सिंबल। इसके साथ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडिया हो गया, नेशनल इंश्योरेंस हो गया, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। ये जो कंपनीज है ना, ये सारी भी हमारी किसमें आती हैं? ये हमारी गवर्नमेंट बॉडीज में आती है। ये सब हमारे पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज कहलाती है। ठीक है, अब जरा 1 बाय 1 करके इनके बारे में समझते हैं। इनकी इंडिया में किस तरीके से क्या इनका प्लानिंग है, जरा इसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है LIC के बारे में जरा हम जानते हैं। जीवन के बाद भी और साथ भी, ऐसा कुछ इसका डायलॉग है, थीम है। ठीक है, जीवन के बाद भी और साथ भी, जीवन के साथ भी और बाद भी, ऐसा कुछ इनका डायलॉग चलता है। आप कमेंट करके बताना क्या डायलॉग चलता है। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द सोल पब्लिक सेक्टर कंपनी है हमारी भारत की, मेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक सेक्टर कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस, जो कि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस करती है हमारे इंडिया में। ये एस्टेब्लिश हुआ था 19 जून 1956 में। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वाज टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ life insurance in country and to mobilize and channelize the saving of public at large which could be used for national building। ये पब्लिक को, इंडिया के पब्लिक को एक लाइफ थ्रेट से बचाने, लाइफ लॉस का जो टेंशन होता है ना, उस थ्रेट से बचाने के लिए एक सर्विस प्रोवाइड करती है, जिससे क्या होता है कहीं ना कहीं नेशन बिल्डिंग में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देश को आगे बढ़ाने में कई इंपॉर्टेंट रोल है। क्या होता है, कई लोग ना डेथ थ्रेट से ना वो जॉब ही नहीं करते कि यार, कई ऐसी गांव में आज भी कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी फैमिली है जो अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजते पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है कहीं कुछ हो ना जाए मेरे बच्चे को, कहीं कुछ हो ना जाओ मेरी बच्ची को। ठीक है, फिर हम क्या रहेंगे, हमारे पति को कुछ ना हो जाए, नहीं तो फिर हम कैसे जिएंगे। तो इन कहीं ना कहीं फिर वो जॉब नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो इनको एक भरोसा दिलाना, ये कंपनी द्वारा इनको भरोसा दिलाना कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप कमाओ, हम आप इंश्योरेंस प्रीमियम दो, हम आपकी इंश्योरेंस करके रखते हैं, अगर आपको कुछ होता है तो आपकी फैमिली को हम संभालेंगे, इतना पैसा हम दे देंगे उसको कि उनकी जिंदगी अच्छी खासी तौर पे चलती रहे। एक भरोसा दिलाता है ऐसे लोगों को, तब जाकर कहीं ना कहीं लोग मोटिवेट होते हैं और बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलेंगे, जॉब करेंगे, तो देश के कहीं ना कहीं देश के इकोनॉमिक में पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, LIC की बात करते हैं। 31/3/2010 तक की कुछ बात है, अभी डाटा अपडेट हो गया होगा, बट आपकी बुक में ना 31 मार्च 2010 का एक डाटा है, उसके तहत कुछ चीजें हैं। जैसे जो सेंटर ऑफिस है LIC का, वो मुंबई में हमारा इस LIC का सेंटर ऑफिस है। उसके बाद इससे कुछ जोनल ऑफिस है, जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर, भोपाल, पटना, इसके जोनल ऑफिस हो गए। ठीक है, उसके बाद इसको डिविजनल ऑफिस की बात करें 109 डिविजनल ऑफिस है इनके, ब्रांचेस 2048 ब्रांचेस है, और सैटेलाइट ऑफिस की बात करें तो 1004 के आसपास इनके सैटेलाइट ऑफिसेस हैं। ठीक है, तो ये कुछ डाटा है इसके LIC का। अपार्ट फ्रॉम द एबव, LIC हैज 3 इंटरनेशनल ब्रांचेस भी है भाई, मैरिटियस में, यूनाइटेड किंगडम और फिजी, इन जगहों पे भी इनका क्या है, इंटरनेशनल ब्रांच भी है जहां से ये ऑपरेट करती है। 2010
का ये डाटा है, 31 मार्च तक 2010 तक का ये डाटा है, ठीक है। इसके बाद देखो, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑल्सो ऑपरेट इन ओवरसीज इंश्योरेंस मार्केट थ्रू आउट ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। ओवरसीज यानी देखा जाए तो किस तरीके से कहते हैं, विदेशों में भी ये वर्क करती है ज्वाइंट वेंचर के तौर पे। जैसे मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, बाहर की फॉरेन कंपनीज हमारे इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया में बिजनेस कर रही थी, ऐसे ही एलआईसी भी इतना पावरफुल था, इतना बवाल कंपनी भाई, ये क्या करने लगी, अपने आप को और एक्सटेंड करने के लिए विदेशों में भी अपनी सर्विस देने लगी। उसके लिए क्या किया, वहां की जो कंपनीज थी ना उनसे टाई अप की, ज्वाइंट वेंचर बनाकर वहां पे क्या करने लगे, अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करने लगे, जिसमें कुछ कंपनीज का नाम दे रखा है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल बीएससी, ये बहरीन में रजिस्टर्ड है। फिर केन इंडिया इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड नैरोबी में है। फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नेपाल, काठमांडू में इसका प्लांट, काठमांडू में ये कंपनी है। फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लंका है ना, कोलंबो में इसका है। सऊदी इंडिया कंपनी फॉर कॉर्पोरेशन ऑफ इंश्योरेंस रजिस्टर्ड इन रियादा। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मैरिटियस ऑफशोर, ये पोर्ट लुइस में एस्टेब्लिश है, ठीक है। अब ये जो कंपनी है ना लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मैरिटियस, ये ज्वाइंट वेंचर कंपनी है एलआईसी ऑफ इंडिया और जीआईसी ऑफ इंडिया के साथ, दोनों ये कंपनी मिलकर किसी थर्ड कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर में वहां पे दूसरी कंट्रीज में अपना वर्क कर रही है। और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस हैज आल्सो बीन रिसेंटली एस्टैब्लिश इन सिंगापुर में भी इसका एक ऑफिस एस्टैब्लिश किया गया, जहां से एलआईसी को रिप्रेजेंट किया जाए, मतलब कुछ आगे प्लान है वहां भी कुछ करने का, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। देखो एलआईसी के बारे में हमने समझ लिया सारी चीजें, एलआईसी क्यों जरूरी है, क्या है, कैसे उनके ब्रांचेस कैसे फैले हैं, उनका स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब जरा हम लोग जनरल इंश्योरेंस जीआईसी के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। जीआईसी की बात करें तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जीआईसी वाज अप्रूव्ड इन इंडियन री इंश्योरेंस इन द 3 नवंबर 2000 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इट प्रोवाइड री इंश्योरेंस, अच्छा री इंश्योरेंस सुविधाएं है ना। तो जीआईसी में दो आते हैं, एक जनरल इंश्योरेंस, एक नॉर्मल जनरल इंश्योरेंस, एक री इंश्योरेंस भी इसी के अंदर आ जाएगा। स्टार्टिंग अपन ने डिस्कस किया था ना, एक हो गया एलआईसी, एक हो गया जनरल इंश्योरेंस, एक हो गया री इंश्योरेंस। तो जनरल इंश्योरेंस के अंदर ही री इंश्योरेंस होता है। तो री इंश्योरेंस की फैसिलिटी जो जीआईसी दे रही थी ना, वो 3 नवंबर 2000 में ये स्टैब्लिश हुआ था। इसमें जैसे हमारा जो नॉन लाइफ रिस्क, जैसे हेल्थ हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, व्हीकल हो गया, ट्रैवल्स, ये सब इंश्योरेंस ये प्रोवाइड करा दी थी। जैसे कुछ कंपनी थी, अभी भी ये कंपनीज हैं, आईसीआईसीआई, लॉम्बार्ड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, टाटा एआईजी, ये सब कंपनी आज भी क्या है एग्जिस्ट करती हैं और अच्छे से वर्क कर रही हैं। अब एक री इंश्योरेंस का नाम आया है कि री इंश्योरेंस सर क्या होता है। चलो लाइफ इंश्योरेंस समझ में आ गया, लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, लाइफ थ्रेट। अगर आप 60 साल से पहले मर जाते हो ठीक है, तो उस दौरान आपने दिया जितने साल का आपने इंश्योरेंस, 10 साल का इंश्योरेंस लिया है, उससे पहले अगर आप मर जाते हो तो इतना पैसा आपको आपके परिवार को मिलेगा, ठीक है। वो था लाइफ इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस क्या कहता है कि भाई हम आपके घर का, आपकी गाड़ी का, आपके सोना चांदी का, आपके प्रोडक्ट का इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, उसके साथ कुछ होता है तो हम उसका पैसा प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, री इंश्योरेंस क्या होता है, री इंश्योरेंस को थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा ताकि और अच्छे से आपको चीजें क्लियर हो गए। इंश्योरेंस आपने जिस चीज का कराया है उसका भी एक इंश्योरेंस, उसको बोलते हैं री इंश्योरेंस, ठीक है। री इंश्योरेंस एक प्रोसेस है वेयर बाई वन एंटिटी टेक्स on all or part of the risk covered under the policy issued by the insurance company is consideration of the payment of premium. In other word, it is a form of insurance cover for insurance company. Insurance company के लिए कवर प्रोवाइड करता है। इसका एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं, ठीक है। चलो मान लो ये मैं हूं, है ना, मैं, ठीक है। मुझे एक कार खरीदनी थी, ठीक है। एक कार बनाता हूं, ये मुझे एक कार लेनी थी। अब मैं भाई, ये कार 7 लाख रुपए का कार था, मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं 7 लाख रुपए की भाई मैं एक बार में 7 लाख रुपए देकर ये कार खरीद लूं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक थर्ड पार्टी कंपनी को लिया, एक इंश्योरेंस कंपनी को लिया, ये रहा एक इंश्योरेंस कंपनी को लिया ठीक है। अच्छा, कार कौन बेच रहा था, कार कौन बेच रहा था, ये कंपनी थी जो कार बेच रही थी। जैसे मान लेते टाटा कंपनी है, जो टाटा कंपनी की कार है, इस कंपनी से मुझे कार खरीदना है, ठीक है। अब मुझे ये कार चाहिए, ये कार है कितनी, 7 लाख की। 7 लाख रुपए तो मेरे पास है नहीं, तो मेरे पास कितना है, मेरे पास अभी 3 लाख रुपए। तो मैं ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी को मैं क्या करूंगा, 3 लाख रुपए दे दूंगा कि भाई ये ले 3 लाख रुपए, बाकी का कितना 4 लाख बच गया, वो 4 लाख रुपए अब ये इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा, आपके बदले इस कंपनी को 7 लाख रुपए लौटा, आपका 3 लाख
और ये जो 4 लाख है 3-4 मिला के 7 लाख रुपए इसको दे देगा, वो कार आपको मिल गई। ठीक है, तो अभी जो 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा जो इंश्योरेंस कंपनी ने दिया है आपके बदले, वो 4 लाख रुपए वो क्या करेगा, आपसे वसूल करेगा किस, ईएमआई के तौर पे, प्रीमियम के तौर पे। हर महीने आप एक पैसा देते रहो, आपके सैलरी अकाउंट से हर महीने पैसा कटता रहेगा, 3-4 साल में आपका पूरा 4 लाख रुपए वो कंपनी आपसे ले लेगी विथ सम प्रॉफिट अमाउंट, सम इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, अब क्या होता है, चलो कंपनी, अब ये जो कंपनी ये 4 लाख रुपए का आपके बदले आपको इसको पैसा तो दे दी। अब इस कंपनी को भी डर होता है कि मान लो ये ईएमआई हर महीने दे रहा है, 4 साल का ईएमआई है, हर महीने इतना पैसा दे रहा है 4 ईयर के लिए, अगर ये आदमी मर जाता है, अगर ये आदमी मर गया तो फिर ये जो मेरा 4 लाख रुपए कहां से मैं वसूल करूंगा। मान लो 4 लाख में से 4 साल का था, ये 2 साल बाद मर गया, मतलब 2 लाख इसने तो चुका दिया, बाकी 2 लाख रुपए है कंपनी का, वो कहां से आएगा, वो तो मान लो किसी वजह से मर गया, फिर क्या करोगे, कंपनी को घाटा हो जाएगा। तो इसलिए कंपनी क्या करती है ना, जो 4 लाख रुपए अपने जेब से जो लगाई है ना, इस 4 लाख का भी एक थर्ड कंपनी से, एक थर्ड पार्टी से एक और इंश्योरेंस लेती है इस 4 लाख रुपए का, और उसका प्रीमियम किससे लेती है, उसका प्रीमियम हम ही से लेती है। हम जो ईएमआई प्रीमियम देते हैं ना, उसी में थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करके ये ले लेती है। ठीक है, आया समझ में। देखो एक इंश्योरेंस कंपनी है, एक इंश्योरेंस कंपनी है, डायग्राम समझो, ये मैं हूं, मैं इंश्योरेंस कंपनी से एक लोन लिया, 7 लाख रुपए का लोन लिया, 7 लाख में से 3 लाख मैंने कैश दे दिया, तो बच गया कितना, 4 लाख रुपए का लोन लिया। हर महीने मैं इसको 500 रुपए या 5,000 रुपए प्रीमियम देता हूं 4 साल के लिए, मान लेते। अब इस कंपनी जो इंश्योरेंस हमको 4 लाख रुपए का दिया है, ये कंपनी को भी तो डर है, अगर मैं मर गया तो ये 4 लाख कहां से लौटाएगा, तो ये कंपनी क्या करती है, किसी दूसरी कंपनी से री इंश्योरेंस इस अमाउंट का करा लेती है कि अगर मैं इसको ना चुका पाऊं, अगर मैं मर गया या कुछ हो गया मेरे साथ, तो ये 4 लाख रुपए ये जो री इंश्योरेंस कंपनी है ना, वो फिर इस कंपनी को देगी, जिससे ये कंपनी क्या होगी, बच जाएगी, इसका लॉस होने से बच जाएगा। इसको बोलते हैं री इंश्योरेंस। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। इससे ज्यादा डिटेल में मैं अभी फिलहाल तो नहीं घुसूंगा, इस पे ना क्लास 10th में मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, आप उसको एक बार जरूर चेक करना इंश्योरेंस वाले चैप्टर में। ठीक है, आगे चलते हैं। अपार्ट फ्रॉम री इंश्योरेंस बिजनेस, जीआईसी जो है कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन शेयर कैपिटल, शेयर मार्केट में भी इन्वॉल्व है जीआईसी। ठीक है, जैसे केन इंडिया इंश्योरेंस कंपनी हो गया, इंडियन इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर, एलआईसी मेरिटरियस ऑफशोर लिमिटेड जो हो गया, ये सब स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करती है, वहां भी इनका अच्छा खासा दबदबा है। देखो जीआईसी का देख लो, ये कब 2017 का रिपोर्ट है, जीआई 10 बिगेस्ट आईपीओ जो आई थी उसमें से नंबर 1 पे था हमारा जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देख लो भाई, इतना स्टॉक मार्केट इतनी अच्छी चल रही है, इतना अच्छा फॉरेन एक्सचेंज इसको मिल रहा है। ठीक है, थर्ड है हमारा जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन पब्लिक सेक्टर। अच्छा जनरल, अब देखो एक तो हमने री इंश्योरेंस का देख लिया, अब जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो जीआईसी को सिर्फ देखेंगे, जीआईसी इन री इंश्योरेंस हमने देख लिया, अब हम लोग जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में देखेंगे। ये टोटल 4, अच्छा ये भी पब्लिक, ये भी गवर्नमेंट कंपनीज है, ये भी गवर्नमेंट के अंडर ही काम कर रही है। इसमें ये 4 कंपनीज आती है, चारों का नाम याद होना चाहिए। जनरल जीआईसी के अंदर जो 4 कंपनी है मेन, वो कौन सी जो गवर्नमेंट अथोराइड है, तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है हमारी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी होगी, ओरिएंटल हो गया, यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस हो गया, ये सब इसमें आती है। अब देखो इनके बारे में, दो 4 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, टोटल 101 रीजनल ऑफिस है, 1395 डिविजनल ऑफिस है, 2880 ब्रांच ऑफिसेस है इनके इंडिया में, और 43 ओवरसीज ऑफिस है, यानी फॉरेन कंट्रीज में इनके ऑफिस है। ये डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, ये 4 कंपनी का जो नाम है ना, इसको आपको अच्छे से याद रखना है जीआईसी के अंदर, और ये गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बाकी ये जरूरत नहीं है इतना। ठीक है, आगे बात करते हैं। जीआईसी नेबराइड के साथ भी पार्टनरशिप करके काम करती है। नेबराइड क्या है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एक ऐसी संस्था है जो किसानों को लोन प्रोवाइड करती है, उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, उनकी क्रॉप का, उनके जो फसल है उन फसल का, उनके खेत का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। तो ये जीआईसी है, जीआईसी ज्वाइंट वेंचर के साथ नेबराइड के साथ कोऑर्डिनेट करके ये सुविधाएं किसानों को प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेबराइड ये भी एक गवर्नमेंट संस्था ही है जो कि किसान के लिए काम करती है। वो ये इनको क्रॉप को इंश्योरेंस करती है, अगर उनका क्रॉप खराब हो गया या कुछ हो गया, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये सब नेबराइड के अंदर ही आता है। ठीक है, अगर अभी आपका फसल खराब हो गया, कीड़े लग गए, अचानक से बारिश हो गया, बाढ़ आ गया, तो इसमें अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा अपने खेत का, तो ये कंपनी आपको उसका मुआवजा देगी, जिसकी वजह से आपका आगे का काम हो पाएगा, आपके जो लॉसेस है वो कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो नेबराइड ये काम करती है जीआईसी के साथ मिलकर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंश्योरेंस कंपनी इन प्राइवेट सेक्टर। अब तो पब्लिक सेक्टर कंपनीज के बारे में हमने देख लिया। पब्लिक सेक्टर में हमने एलआईसी देखा,
री इंश्योरेंस कंपनीज देखा जीआईसी के अंडर, और एक हमने जीआईसी को देखा, ठीक है, नेबरेट के साथ का भी उसका फंडा हमने देख लिया। अब हम लोग देख रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी, ऐसी इंश्योरेंस कंपनी जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज जो होगी उनके बारे में देख लेते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर कंपनी की बात कर रहा है, 2015 में ये 26% से लेकर 49% तक इंक्रीज हो गई थी। हमने पहले भी डिस्कस किया, जब हमारा देश इंडिया लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन सेक्टर की तरफ गया, ये सब हमारे देश में रास्ताएं खोली, तब जाकर हमारे प्राइवेट कंपनीज भी विदेश से आकर इंडिया में ये बिजनेस करने लगी थी, जिससे क्या हुआ, हमको बहुत सारे फायदे हुए। हम प्राइवेटाइजेशन वाले टॉपिक में हमने पढ़ा है क्या क्या फायदा है, क्या क्या उससे अच्छा चीज हुआ था, ठीक है। Accordingly, if any foreign company has to business in India in the insurance sector, it has to collaborate with the Indian partner and its maximum holding the Indian entity would be up to 49%, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें मतलब क्या हुआ कि अगर किसी बाहरी कंपनी को, फॉरेन कंपनी को इंडिया में आके इंश्योरेंस बिजनेस करना है, तो उसको हमारे इंडिया की जो कंपनीज है ना, उनके साथ कोलैबोरेट करके काम करना होगा, जिसमें उन 49% तक उनका स्टॉक हो सकता है, शेयर हो सकता है, बाकी इंडिया की रहेगी 51%, ठीक है। ये कुछ है। इसके अलावा हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ, क्या हो गया भाई, चल क्यों नहीं रहा है। नेक्स्ट है 23 इंश्योरेंस कंपनीज हैं प्राइवेट सेक्टर में जो कि लाइफ इंश्योरेंस सुविधाएं प्रोवाइड करती है, लाइफ इंश्योरेंस सुविधाएं प्रोवाइड करती है। ऐसी 23 इंश्योरेंस प्राइवेट कंपनी है, जिसमें हमारा सबसे नामी आप सुने होंगे, बजाज एलियंस हो गया, बिरला सन हो गया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आईएनजी व्यासम, मैक्स न्यू लाइफ, मेटा लाइफ, कोटक महिंद्रा, एसबीआई लाइफ, टाटा एआईजी, रिलायंस लाइफ, अवीवा लाइफ, फिर श्रीराम हो गया, आप ट्रेन का टिकट वगैरह करते हो तो उसका इंश्योरेंस श्रीराम ही ज्यादातर देता है। सहारा इंडिया हो गया, इसकी तो बैंड बज गई है भाई, भारती हो गया, फ्यूचर जनरल हो गया, आईबीडीआई हो गया, कैनरा एसबीएसई, एगॉन, डीएलएफ, स्टार यूनियन, इंडियन फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, एडलवाइज, टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये सब कुछ प्राइवेट कंपनीज है जो हमारे इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस सुविधाएं प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा 22 ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है जो जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है प्राइवेट सेक्टर में। इसमें भी हमारा बजाज, आईसीआईसीआई हो गया, इफ्को हो गया, रिलायंस, रॉयल सुंदरम, टाटा एआईजी, कोलैमिडम, एचडीएफसी, स्टार हेल्थ, अपोलो, श्रीराम, मैक्स बूपा, कहाँ गया, मैक्स बूपा हेल्थ हो गया, फ्यूचर जनरलाइज यूनिवर्सल, भारती एक्सा, रहेजा, एलएनटी हो गया, रेलीगढ़ हेल्थ इंश्योरेंस, मैग्मा एचडीआई, लिबर्टी वेडियोकॉन, एसबीआई जनरल, सिग्ना टीटीके हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये सारी कंपनीज जो हमको प्राइवेट सेक्टर में जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो बस यार, यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म। अब हम लोग इस चैप्टर के ना कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा लेते हैं जो आपके चैप्टर्स में दिए हैं। ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं दिया है, पर जितना दिया है उसको हम लोग जल्दी जल्दी लगा लेते हैं और इसके साथ हम लोग ये चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक वीडियो और मैं आपके लिए इस सीरीज में लेकर आऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो होगी। पूरे चैप्टर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार रिपीटेड होते हैं ना, उसका एक वीडियो लेकर आएंगे और इसी के साथ हम अपना बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सीरीज खत्म करेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो प्लान है वो ऑटोमोबाइल पे है। ऑटोमोबाइल एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, उसके कंटेंट भी लाना जरूरी है, उसकी बहुत डिमांड है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी बुक में दिया है, अब द बॉडी और अथॉरिटी दैट रेगुलेट इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया, इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है, उस बॉडी का नाम क्या है भाई? तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, IRDA। याद आया? ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आफ्टर नेशनलाइजेशन के बाद जो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की 4 सब्सिडरीज कंपनीज थी, उनके क्या क्या नाम थे? पहला तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी था, न्यू इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल था, और चौथा जो था वो क्या नाम था उसका? जल्दी बताइए। आंसर इज यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी। बोला था ना, याद रखिए, क्वेश्चन आते हैं ये, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिएगा, एक स्टेटमेंट कह रहा है, एट प्रेजेंट द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कैन बी कैरिड आउट ओनली बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नो अदर कंपनी कैन कैरी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। क्या सही बात है? आज के टाइम पे क्या जो लाइफ इंश्योरेंस की फैसिलिटी क्या सिर्फ ये LIC ही देता है क्या, और कोई कंपनी नहीं है मार्केट में? तो भाई बिल्कुल है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बहुत सारी कंपनी है जो लाइफ इंश्योरेंस की सुविधाएं देती है। अभी मैंने आपको प्राइवेट सेक्टर वाले में भी कितना सारा कंपनी का नाम गिनवाया ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एट प्रेजेंट देयर आर डैश कंपनीज इन इंडिया दैट कैरी आउट बिजनेस इन जनरल इंश्योरेंस। में कितनी कंपनीज काम कर रही है? टोटल 28 कंपनीज काम कर रही हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबराइजेशन इन इंश्योरेंस सेक्टर। लिबराइजेशन का मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस सेक्टर में लिबराइजेशन का मतलब क्या होता है? जरा पढ़िए। लिबराइजेशन इज द इंश्योरेंस सेक्टर रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग ऑफ द मार्केट टू प्राइवेट एंड फॉरेन कंपनीज बाय रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल एंड एनकरेजिंग कंपटीशन।
कंपटीशन बढ़ाने। लिबरलाइजेशन में क्या होता है, लोगों को छूट देना, मतलब इंडिया के उन सेक्टर्स को ओपन कर देना फॉरेन कंट्रीज के लिए, फॉरेन प्राइवेट कंपनीज के लिए, ताकि वो भी आके इन्वेस्ट करे, वो भी अपने कंपनी आकर यहाँ पे खोले। जिसकी वजह से क्या होगा, गवर्नमेंट कंट्रोल जो चीज बॉडी है ना, उस पर थोड़ा सा कम दबाव पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर बढ़ेगा, प्राइवेट सेक्टर बढ़ेगा तो प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे, इंश्योरेंस की पॉलिसीज बहुत बढ़ेंगी, प्रीमियम कम होगा, इसलिए लिबरलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर्स है, जैसे प्राइवेट प्लेयर्स एंट्री ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स का एंट्री हो जाएगा, जैसे आईसीआईसी लोम्बार्ड, एचडीएफसी, टाटा एआईजी, कितनी अच्छी अच्छी कंपनी आज बहुत अच्छे से काम कर रही है सब। इसका कंपटीशन बढ़ेगा, बेटर कस्टमर सर्विसेज मिलेगा, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मिलेगा। आजकल आज देखो इतना ज्यादा इनोवेट हो चुके, घर बैठे प्रीमियम हम ले लेते हैं, घर बैठे हम क्लेम कर लेते हैं, कितनी सारी सुविधाएं मिल गई है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा मिलेगा, जैसे एआईए, प्रूडेंशियल, एलियांज हो गया, ये ग्लोबली अट्रैक्ट करते हैं दूसरे को। डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा प्रोडक्ट में, बहुत सारे आपको वेराइटीज ऑफ पॉलिसीज देखने को मिलेगा, जिसमें आपको जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, क्रिटिकल इलनेस, बीमार पड़ने तक का इंश्योरेंस आपको मिल सकता है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। इंप्रूव्ड पेनिट्रेशन, फोकस ऑन रूरल और अनडिजर्व मार्केट में भी इस चीज को एक्सपेंड होने का मौका मिला है। डिजिटलाइजेशन और इनोवेशन हुआ, डिजिटलाइज हो गया, घर पहले जाकर आपको बैंक जाकर या इंश्योरेंस कंपनी में जाकर चीजें करानी पड़ती थी, आज घर बैठे आप ये सारी सर्विसेज का यूज कर सकते हो। ये कब, जब हमने अपने इंडिया को लिबराइज किया, जब ओपन किया, प्राइवेट सेक्टर को एंट्री करने दिया, ग्लोबलाइज किया, तब जाकर कहीं ये सब सुविधाएं हम लोग को देखने को मिली है। ठीक है, नेक्स्ट है एन्यूमरेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईआरडीए। आईआरडीए का क्या ऑब्जेक्टिव था, हमने पढ़ा था चैप्टर में, जल्दी से बताइए। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इंडिया, आईआरडीएआई जो है, ये एस्टेब्लिश हुई थी, कब एस्टेब्लिश हुई थी, आईआरडीए एक्ट 1999 में। इसका मेन रेगुलेटरी बॉडी ओवरसीइंग द इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर, इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर को ओवरसीज करना, मतलब विदेशों तक पहुंचाना। इसके साथ साथ इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर्स को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, ये सब सुविधाएं इसका था। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, तो ट्रस्ट बिल्ड करना इंश्योरेंस कंपनी, सरकार और हम आम जनताओं के बीच में, एनकरेज करना प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, और मेंटेन करना ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस एमंग किसके, हम आम लोग, कंपनी और गवर्नमेंट के बीच का। तो ये सब इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। क्लियर है? बस यार, यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर खत्म। आई होप आप चैप्टर एंजॉय किए होगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर था, थ्योरी बहुत ज्यादा इसमें घुसा हुआ था, बहुत सारी हिस्ट्रीज थी, और हिस्ट्री वैसे भी हम लोग को पसंद जल्दी आता नहीं है, बट ठीक है। बाकी 4 चैप्टर जो थे वो बहुत प्यारे चैप्टर थे। ये चैप्टर थोड़ा मेरे को भी मजा नहीं आ रहा था यार इसे कंटेंट बनाने में, बट ठीक है, अच्छा खासा सेशन निकल गया। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं यार जो नेक्स्ट वीडियो की बात कर रहा था उस पर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय।